सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम् शविष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंचस्थ और सभा में उपस्थित पूजनीय विद्वत मंडल, वर्णाश्रम धर्म की आश्रम व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पर उपस्थित आदरणीय सन्यासी वृंद और वानप्रस्थी वृंद, सभागार में उपस्थित समस्त आर्य समाज की सभाओं और आर्य समाजों से उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, भ्राताओं, माताओं और बालकों, वैसे तो मुझे देख ऐसे रहे हो कि डरे हुए हो मुझसे। बालक तो बहुत डरे हुए हैं, इन्हें लग रहा है कि अब आचार्य जी जम के खून पिएंगे। अच्छा, मैं घड़ी देख रहा था, मैंने रविंद्र जी से कहा कि वो समय उन्होंने दिया कि इतना समय लगेगा। मेरा भी मन कर रहा है कि 3-4 घंटे तो बोल ही जाऊं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा सुन के ही कई लोग बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए एक संक्षिप्त सी चर्चा आपके बीच में कहूँगा। और बहन जी ने सभा के वातावरण को उठा के जहाँ रख दिया है, वहाँ से उठा के लाना भी मेरे लिए बहुत सरल काम नहीं रहेगा, वो भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए इस देश के, जिनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। तो मंत्री जी मुझे देख रहे हैं, रोज मैं इनसे डरता था, संचालक से डर लगता है ना कि भाई ये रोक देगा वक्ता को। आज ये मुझसे डरे हुए हैं कि भाई रुक जाना। कवि अजय लिखते हैं, कहते हैं, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बांट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में बिखर न जाए यह गति जीवन की। ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। बहुत बुरा नाश हुआ है हमारा, बहुत बर्बादी हुई है, सब कुछ मिट गया ऐसा लगता है, लेकिन यह पक्का है कि सर्वनाश संसार में किसी विचार का कभी नहीं होता, बीज बचा रह जाता है। तो हमारा भी बीज तो बचा हुआ है। एक दिन कोई मुझसे कह रहा था, अच्छा दुख की बात है ये, सुख की बात नहीं है। एक दिन कोई मुझसे कह रहा था, जी आर्य समाज का तो बिल्कुल नाश हो गया। किसी ने मुझसे, आर्य समाज जी नहीं कहा कि जी आर्य समाज का तो नाश हो गया, आर्य समाजी तो बहुत थोड़े से रह गए। मैंने कहा, मूर्ख, फसल बेच दी जाती है, बीज बचा के रखा जाता है, बीज थोड़ा सा ही होता है। लेकिन इसी भाई जो किसान है वो जानते हैं कि गन्ना का एक ही खेत रोका जाता है, 1-1.5 बीघा रोक लेंगे, बाकी सारे खेत में इसी से बुआई होनी है। लेकिन ये जो बीज है ना, इस बीज से फसल तैयार की जा सकती है, बशर्ते इसमें बीजने की क्षमता बची हुई हो। अगर इसमें बीजने की क्षमता बची हुई है तो हो सकता है। इस समय कितनी बढ़िया और विस्तृत चर्चा बहन जी ने की और कितने अच्छे से आपको बताया कि देश किन भयानक परिस्थितियों के बीच में से गुजर रहा है। न केवल देश भयानक परिस्थितियों के बीच में से गुजर रहा है, बल्कि हम लोगों के अंतर में बैठी हुई हमारी अपनी संस्कृति भी एक भयानक दौर से गुजर रही है। और हम लोग सब उस गुजरते हुए दौर के दर्शक हैं, हम सब उस परिस्थिति को देख रहे हैं। इस समय पूरे देश में एक भयानक स्थिति और है जिससे मैं आपको परिचित कराऊं। मैं विषय नहीं बदलूंगा, कुछ और कहना चाहता था, लेकिन एक धारा बन गई है और जहां बहन जी लेके गई हैं वहां से बदलने से क्या लाभ है।
उसी में समझने का प्रयास कीजिए। इस देश में एक चीज बहुत जोरों पर इस समय चल रही है, वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण मतलब हमारे लोगों को, देखो धर्म तो बदला नहीं जा सकता, धर्म नहीं बदला जा सकता। जब मैंने पहली बार 9वीं कक्षा में मैं आया, और 9वीं कक्षा में पहली बार विज्ञान अलग अलग होता है, मतलब फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग होती है। तो उस समय केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था हाइड्रोजन का धर्म, नाइट्रोजन का धर्म। तो जब मैंने पढ़ा कि हाइड्रोजन का भी धर्म होता है, कमाल है, मैं तो सोच रहा था आदमी का ही धर्म होता है, ये तो हाइड्रोजन का भी धर्म है। तो जब मैंने हाइड्रोजन नाइट्रोजन का धर्म पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाइड्रोजन का अपना एक धर्म होता है और हाइड्रोजन अपने धर्म से अलग नहीं हो सकती है। जल का अपना एक धर्म है और जल अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता है। जल जल ही न रहे तब वो धर्म छोड़ दे, तब तो बात दूसरी है। तो धर्म तो बदलना संभव नहीं है, लेकिन आजकल जिसे हम संस्कृति सभ्यता के अनुसार बना हुआ समाज कहते हैं, उस समाज का समाजांतरण जरूर होता है, उस समाज में बदलाव जरूर होता है। तो ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है जिसे हम समाज कहते हैं, ये समाज क्या है, पहले इसे समझो फिर धर्मांतरण को समझेंगे। समाज किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा में एक शब्द है समझ। क्या शब्द कहा मैंने? झ नहीं है, मेरठ वाले बैठे हैं ना, इसलिए संभाल के बात करनी पड़ेगी, हमारी भाषा अलग है भाई। हैं? एक कवि को मैंने बोलते हुए सुना, भैया मेरठ वालों की हिंदी भी अलग होती है। अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं MOUTH माउथ, हिंदी के लोग कहते हैं मुख, और मेरठ वाले कहते हैं थोबड़ा। तो भाई हमारी हिंदी भी अलग होती है, तो इसलिए कह रहा हूं समझ, ज समझ नहीं, समझ शब्द है। अब समझ शब्द जो है वो पशुओं के झुंड को कहते हैं। पशुओं का जो झुंड है उसका नाम क्या है? समझ। लेकिन हर पशु का झुंड समझ नहीं है। समझ में दो गुण होने जरूरी हैं, तब वो समझ बनता है। एक तो उनमें भोजन साझा होना चाहिए, अगर उनका भोजन साझा है तो वो समझ है, और दूसरा उनकी सुरक्षा साझा होनी चाहिए, अगर उनकी सुरक्षा साझा है तो वो समझ होगा। दो गुण, भोजन साझा और सुरक्षा साझा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सुन रहे हो? समझ रहे हो? कई बार ऐसे देखते रहते हैं लोग ध्यान से। एक विद्यालय में अध्यापक थे, इंस्पेक्शन पैनल आया। इंस्पेक्शन पैनल ने कहा मास्टर जी आप ही छात्र चुन के बताओ कि इनमें से कौन से छात्र से हम परीक्षा ले लें, सवाल पूछ लें। तो एक छात्र जो सारे साल बड़े गौर से गुरुजी को देखता था, उन्होंने कहा जी इससे पूछो। जितने सवाल पूछे सब पे चुप या गलत। इंस्पेक्शन पैनल तो चला गया। उसके बाद गुरुजी ने डंडा उठा लिया, बोले नालायक, एक का भी जवाब नहीं दे पाया तो इतने गौर से सारा साल मुझे क्या देखता था? बोले गुरुजी मैं तो आपकी मूंछ देखता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी मूंछ देखते रह जाओ। समझ को समझने का प्रयास करना। जहां साझा आहार हो और साझा सुरक्षा हो, ऐसे पशुओं के झुंड का नाम क्या है? समझ है। इसे उदाहरण से समझो। 20 भैंसों को हमने घेर में बांध दिया। अब वो इकट्ठा भोजन कर रही हैं, इकट्ठा रहती हैं, पर ये बताओ इकट्ठा भोजन करने से क्या उनका भोजन साझा है? ये बताओ वो भोजन बांट के खाना चाहती है? भैंस की तो आदत होती है किसान परिवारों से, मैं तो किसान परिवार से हूं, जो किसान परिवारों से उन्हें पता है भैंस की आदत होती है अपनी खोर में कितना ही पड़ा रहे पड़ोसी की खोर में खाएगी। उसका अच्छा नहीं खाएगी तो थूथड़ी मार मार के गिरा देगी, उसमें से उसका सारा गिरा देगी, और अपना बाद में सुरक्षित रखेगी चाहे उससे खाया न जाए। तो इनकी आहार साझा, भोजन की व्यवस्था साझा नहीं, ये अपने अपने लिए खाना चाहती हैं, पड़ोसी की इन्हें कोई चिंता नहीं। एक भैंस को पीटने लगो, ये बताओ बाकी भैंसें उसे बचाने आती हैं या अपनी अपनी जान बचाकर भागती हैं? अपनी अपनी जान बचाकर भागती हैं। तो ना तो साझा सुरक्षा है और ना तो साझा आहार है। तो ये समझ का उदाहरण नहीं है। समझ का अच्छा उदाहरण है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियां जब आपस के बागीचों में, खेतों और खलिहानों में दूर गांव के क्षेत्र में फैल जाती हैं, वहां से पराग को चूस कर लाती हैं, तो उस पराग को अपने लिए खा नहीं लेती, बल्कि उस मधुमक्खी के छत्ते में क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। किन के लिए? अन्य मधुमक्खियों के लिए। देखो मधुमक्खी के छत्ते में एक श्रम विभाजन होता है।
सब मधुमक्खियां पराग चूसने नहीं जाती, कुछ ही जाती, बाकी वहां रहते। तो बाकी की भोजन की जिम्मेदारी भी पराग चूसकर लाने वाली मधुमक्खियों की है, और ये लाकर भोजन को वहां इकट्ठा करती हैं। इनका भोजन साझा है, साझा है। अब सुरक्षा, सुरक्षा इनकी साझा है कि नहीं है? सुरक्षा भी साझा है। एक कंकर उठाओ और कंकर उठाकर मधुमक्खी के छत्ते में मारना, नहीं मारना मत, ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कहीं आज जाकर प्रैक्टिकल करके देखो, खतरनाक काम। ये कंकर इतना छोटा सा है कि इसने मुश्किल से 2-3 मधुमक्खियों को चोट पहुंचाई है, लेकिन मारने वाले पर हमला वो कई हजार मधुमक्खियां बोल देंगी। और कब तक? जब तक वो उसे डंक मार मार कर अधमरा ना कर दे और उन्हें संतुष्टि ना हो जाए कि ये अब बचेगा नहीं, तब तक वो उसे छोड़ेंगी नहीं किसी सूरत में भी। तो ये साझा सुरक्षा, साझा भोजन, ऐसे कीट पतंग पशु पक्षियों के झुंड को कहते हैं समझ। क्या कहते हैं? समझ की ताकत बहुत होती है। जंगल में एक भैंसों का झुंड होता है, अपनी घरेलू भैंसें तो गलत हैं, लेकिन वो जंगली भैंसें समझ के मामले में सही हैं। जंगली भैंसें जो होती हैं वो इकट्ठा झुंड में भोजन करती हैं, इस बात का ध्यान रखती हैं। अगर 2 भैंसें पीछे रह गए हैं, वो चैनल खोल के देखना है, एक जीव जंतुओं वाला चैनल भी आता है ना, उसमें 2 भैंसें जो पीछे रह जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या रोगी हैं या वृद्ध हैं, तो भैंसों का झुंड रुक जाता है कि वो आ जाएं साथ में, और आके तब साथ साथ चलेंगे। फिर अगर उन पर सिंह हमला कर दे, ऐसी हजारों वीडियो आप देख सकते हो कि जंगली भैंसों के झुंड ने संसार के सबसे खतरनाक प्राणी को टक्कर मार मार कर मार डाला। सिंह को मार देते हैं, समझ की ताकत है। अब इस समझ में 2 चीजें साझा, आहार साझा, सुरक्षा साझा। इसमें एक और चीज मिला दो, वो क्या है? जीवन का उद्देश्य साझा। अगर ये एक चीज और मिल जाए इसमें, तो ये समाज बन जाएगा। तब इस समझ से क्या बन जाएगा? समाज। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, दुनिया के किसी पशु पक्षी, किसी कीट पतंग में जीवन का उद्देश्य सोचने की क्षमता है? किसमें है? किसमें है? मनुष्य में है। इसका मतलब समाज किनका होता है? केवल मनुष्य का। पशु पक्षियों का समाज नहीं होता। समाज केवल और केवल मनुष्यों का होता है। मनुष्यों में आहार साझा हो, सुरक्षा साझा हो और जीवन का उद्देश्य साझा हो, ये 3 चीजें जब साझा हो तो उस झुंड को मनुष्यों के हम समाज कह सकते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताओ, हमारा भोजन साझा है? मुंडी हिलाओ, ऐसे नहीं बैठे रहो मरे हुए की तरह, मुंडी हिलाओ, बोलो हमारा भोजन साझा है? एक दूसरे के भोजन की चिंता करते हैं हम। ये चिंता करते हैं कि मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है, मेरा पड़ोसी किसी दुख में है, मेरा पड़ोसी किसी परेशानी में है, मैं उसकी रक्षा करूं, मैं उसे बचाऊं, मैं कुछ सहायता करूं। है क्या? कोरोना आया, बेटों ने बाप के लिए और बाप ने बेटों के लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। कोई दरवाजे खोलने को, ये मैंने अपनी आंख से देखी है घटना। एक घटना मैंने अपनी आंख से देखी है कि उसने कहा, ऊपर खड़ा था 2 मंजिल पर बराबर वाले मकान में, और कहता है पिताजी चाबी बाहर एक खूंटी है उस पर टंगी है, वहीं से दरवाजा खोल के अपने वाले मकान में चले जाओ। ये मैंने अपनी आंख से घटना देखी है। हमारा भोजन तक साझा नहीं, सुरक्षा साझा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों जी? प्रश्न है क्या? आपको पता है हमारी सभाएं हैं, अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय चमार महासभा, सबकी सभा है। हमारी सुरक्षा साझा, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। और सच्ची बताऊं, अब इस सभा के भीतर घुस जाओ, उस सभा के भीतर घुसोगे तो एक एक इकाई अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। मैं प्रधान क्यों ना बन जाऊं, मैं मंत्री क्यों ना बन जाऊं। अच्छा, यह मंत्री बनना चाहता है तो इसके मंत्री बनने के प्रोसेस में क्या क्या बाधा मैं उत्पन्न कर सकता हूं, क्या गड़बड़ियां, क्या बिगाड़ कर सकता हूं। और उस समय कमाल की इंजीनियरिंग काम करती है इनकी, ऐसी सोशल इंजीनियरिंग इनकी काम करती है, कैसे इसके घुटने काटने हैं, कैसे इसकी वोट काटनी है, कैसे इसका पत्ता काटना है, इसमें हम लगे हुए। हमारी सुरक्षा साझा नहीं है और जीवन का उद्देश्य साझा होना तो बहुत दूर की बात है। एक इकाई का भी जीवन का कोई उद्देश्य, एक इकाई का भी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। मैं स्कूलों में जाता हूं, पूछता हूं
स्कूलों में जाकर पूछता हूं कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहते हैं जी मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, आईएएस बनूंगा, मंत्री बनूंगा, उद्योगपति बनूंगा। कि ये जीवन का उद्देश्य है। हम रोटी के तरीके को जीवन का उद्देश्य मान बैठे। रोटी मैं किस तरह से कमा कर खाऊंगा, कौन सा तरीका मैं अपनाऊंगा रोटी खाने का, उसे हमने अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। और छोटे बड़े गुरुकुल के हों या स्कूल के, कोई अंतर नहीं है। एक आदमी मेरे यहाँ आया, वहां एक कैंप लगा था, स्कूल के बच्चे भी थे और गुरुकुल के भी थे। उसने स्कूल के बच्चों से पूछा तू क्या बनेगा, कहा डॉक्टर बनूंगा। तू क्या बनेगा जी, इंजीनियर बनूंगा। तू क्या बनेगा, मैं तो जी यूपीएससी की तैयारी करूंगा। हमारा भी एक छोटा सा बच्चा गुरुकुल का था, उन्होंने उससे पूछा बेटा तू क्या बनेगा, बोला प्रधानमंत्री बनूंगा। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। डॉक्टर, वो सोच थोड़ी सी अलग है, गुरुकुल वाले की सोच थोड़ी सी अलग है। वो जब यार नौकरी करनी है तो सबसे बड़ी वाली करेंगे, छोटी मोटी क्यों करें। जब काम ही करना है तो सबसे ठाड़े वाला करेंगे, माड़ा काम क्यों करें। बस इतना ही अंतर है गुरुकुल के बालक में, पर बात तो एक ही है। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? क्या शिक्षा इसीलिए प्राप्त की कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं? अच्छा, ईमानदारी से तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उत्तर देना। क्या बिना शिक्षा प्राप्त किए समाज में जिनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, जिनके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री नहीं है, क्या ऐसे लोग बेहतरीन इंजीनियर नहीं देखे जाते? बोला, देखे जाते हैं। क्या हम ऐसे वैद्यों को नहीं जानते जिनके पास एमबीबीएस, बीएएमएस, बीआईएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस डिग्री नहीं है, लेकिन वो कमाल का वैद्य है ना भैया। ये सब चीजें शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकती। शिक्षा का उद्देश्य विलक्षण है। शिक्षा का उद्देश्य समाज बनाने के लिए, और समाज के लिए जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य हो, और जीवन का उद्देश्य भी ऐसा हो जो साझा हो। कैसा हो जीवन का उद्देश्य? साझा हो। अब ये लड़की तो डॉक्टर बनना चाहती है, ये लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, तो अगर इसे ही जीवन का उद्देश्य मान ले तो ये भी साझा नहीं है। तो इसका मतलब जीवन का उद्देश्य इससे अलग होगा, जो साझा हो सकता है, सारे समाज के लिए एक जैसा हो सकता है। ऐसा एक उद्देश्य जो पूरे समाज के लिए एक जैसा हो, मैं कहूं पूरी दुनिया के लिए एक जैसा हो, ऐसा उद्देश्य ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा उद्देश्य क्या है? वेद कहता है शिक्षा प्राप्त करके क्या बन, तो कहता है मनुर्भव। क्या बन? मनुष्य बन। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्य बनना। ध्यान से सुनना, अगर एक आदमी डॉक्टर बनेगा लेकिन मनुष्य नहीं बना, इस बात को समझना मेरी बहुत, अच्छा जितनी बारीक कह रहा हूं उतनी बारीक समझने की कोशिश भी करना, मोटी मोटी सी मत समझ लेना, है ना। वो कुमार विश्वास नाम के कवि, वो इसी क्षेत्र के हैं, तो कहीं गए थे तो वो एक बात कह रहे थे, बोले भाई हमारा क्षेत्र विलक्षण है। वो एक कोई जा रहे थे किसान, तो उनकी साइकिल की चेन उतर गई, तो किसी ने कहा रे वो चौधरी तेरी साइकिल की चेन उतर गई, तो बोला तो क्या हो गया, पिछले साल तेरी लड़की भी तो भाग गई थी। आपस में कोई रिलेवेंस नहीं है, आपस में कोई तारतम्यता नहीं। मतलब तूने मेरी बुराई बता दी तो मैं तेरी निश्चित रूप से बताऊंगा। तुम इसे बुराई के तौर पर मत देखना, इसे समझने का प्रयास करना और इसे सोचने की कोशिश करना कि एक आदमी मनुष्य नहीं बना लेकिन डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बेहतरीन है, कमाल का सर्जन है, ऐसी सर्जरी दुनिया में कोई नहीं करता, लेकिन ये मनुष्य नहीं बना, तो किडनी निकाल कर बेचेगा? हां के ना? हां के ना? बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री को तो सब जानते हैं क्योंकि पार्टियां आती जाती रहती है, पर मुख्यमंत्री नहीं बदलता, है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी जो लास्ट टाइम उन्होंने पलटी मारी है, उससे पहले पिछली पलटी में वो जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय 1700 करोड़ रुपए का पुल गिर गया। बनते बनते 1700, तुमने भी देखा होगा टीवी में खबर आई थी को, 1700 करोड़ रुपए का पुल बनते बनते गिर गया। ये क्यों गिरा? क्योंकि जो इंजीनियर बना था, वो इंजीनियर तो कमाल का बना था, लेकिन मनुष्य नहीं बना। अगर आप कुछ भी बन जाओ और मनुष्य ना बनो तो आप दुनिया को बहुत बुरी स्थिति में ले जाओ। ये बालक गुरुकुल में पढ़ते हैं। अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, या बेइज्जती करवा रहे हो? पढ़ते हो ना? हाँ, बाद में अष्टाध्यायी सुनूंगा, ठीक है।
ये बालक जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है, सच में मैं जाता हूं ना धोती बांध के कहीं जाता हूं, मैं ज्यादातर काम यूनिवर्सिटीज में ही करता हूं। मैं तो यहाँ तो आपको तो पता है मेरा आर्य समाजों में आना जाना इसलिए होता है कि जब समय नहीं रहता तो मैं आर्य समाज में भी चला जाता हूं। मैं एजुकेशन पर काम कर रहा हूं, उसे एजुकेशन के नाते मुझे बहुत सारे शिक्षाविदों से और इन सब से ताल्लुकात रहता है। इसके अलावा छात्रों से मेरा ताल्लुकात और संवाद बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं जब वहां जाता हूं ना, मेरा परिचय कराया जाता है, मंच से परिचय कराते हैं कि आचार्य जी आए हैं, आप गुरुकुल से हैं। तो सच में लड़कों का और लड़कियों का दृष्टिकोण ऐसा होता है, अच्छा गुरुकुल से आया, ये जंगल से आया बेचारा, उधर पत्ते बांध के रहते होंगे, जिंगे लाला करते हो। दृष्टिकोण बन, गुरुकुल का मतलब पिछड़ा हुआ, गुरुकुल का मतलब एकदम बेकार, ये पंडित जी होगा, चोटी वाला आदमी है, भले ही वो किसी स्तर का ना हो खुद की योग्यता में, वो किसी स्तर पर केमिस्ट्री नहीं जानता। मैं सच कहता हूं, मैं इनसे जाकर संवाद करता हूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ाई है लंबे समय तक। मैं इनसे किसी स्तर की केमिस्ट्री नहीं जानते, किसी स्तर का फिजिक्स नहीं जानते, लेकिन वो गुरुकुल के संबंध में एक दृष्टिकोण रखते हैं, पिछड़ा हुआ। गुरुकुल का मतलब पिछड़ा हुआ, ये पिछड़ा हुआ है। तो वो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि गुरुकुल मतलब पिछड़ा हुआ। एक आदमी मुझसे आकर पूछता है, अपने बच्चे को लेकर आए गुरुकुल में प्रवेश कराने के, लेकिन थोड़ा संशय में कहता है, आचार्य जी गुरुकुल के बच्चों का भविष्य क्या होगा, गुरुकुल के बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये गुरुकुल से निकलकर क्या बनेंगे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता है ये क्या बनेंगे। बोले जी फिर हम क्या देखें, क्या उदाहरण देखें। मैंने कहा एक दूसरे उदाहरण से देख ले, तू कहाँ की शिक्षा पाया है। बोले स्कूल की। मैंने कहा सारा समाज कहाँ की शिक्षा पाया है। बोला स्कूल की। मैंने कहा कहाँ से आया है। बोला सिरसा से आया हूँ, हरियाणा में सिरसा एक जगह है, 300 किलोमीटर हमसे। मैंने कहा 300 किलोमीटर से तू आया, तूने रास्ते में भिखारी देखे? बोले हाँ देखे। तो मैंने कहा मजदूर देखे हैं? बोले हाँ मजदूर देखे हैं। मैंने कहा पीठ पर बोरी ढोकर सामान ढोने वाले पल्लेदार देखे हैं? बोले रास्ते में देखे हैं। मैंने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। मैंने कहा ये सब विद्यालयों के असफल प्रयोग हैं, ये सब विद्यालयों के असफल प्रयोग हैं, क्योंकि इनमें से एक भी भिखारी नहीं बनना चाहता था, एक भी कुली नहीं बनना चाहता था, एक भी मजदूर नहीं बनना चाहता था, लेकिन ये सारे बने और इनमें से एक भी गुरुकुल में नहीं पढ़ा, इनमें से एक भी गुरुकुल में नहीं पढ़ा। हम गुरुकुल में इंजीनियर, डॉक्टर, कुली, मजदूर ये नहीं बनाते। हम गुरुकुल में उन्हें बताते हैं कि बेटा तू जो भी बनेगा उसके भीतर मनुष्यता को जिंदा रखना, तू मनुष्य बनना। अगर तू मनुष्य बनेगा तो निश्चित रूप से तू जो भी करेगा वो संसार के लिए कल्याणकारी होगा। जब हम कहते हैं कृणवंतो विश्वमार्यम, तो विश्वमार्यम जब हम करने की बात करते हैं तो ये जो आर्य है, इस आर्य शब्द का अर्थ है भलापन, मनुष्यता। मनुष्यता ही तो आर्य है, और क्या है भाई। तेरे भीतर मनुष्यता नहीं होगी, तेरे भीतर मानवीयता नहीं है, तब तू क्या कुछ भी बन जाए, क्या फायदा। मेरे गुरुकुल में एक बच्चा आ गया बागपत का। अच्छा ये मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं बताना चाहिए था बागपत का था, पर चलो अब गांव का नाम नहीं लूंगा। वो लड़का आ गया, छोटा सा बच्चा था, बच्चा बड़ा शांत रहता, समझ में नहीं आता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। अंदर जैसे हमारे यहाँ आम भाषा में था घुन्ना, एक नंबर का घुन्ना था। फिर ऐसा हुआ कि वो रहता, रोता, माँ की याद आ रही है, फिर धीरे धीरे सामान्य हो गया, ठीक हो गया, सब चल रहा था। अचानक गुरुकुल में एक घटना घटी कि गुरुकुल के पिछवाड़े जहाँ खंडर हैं हमारे, तो उस खंडर में एक कुतिया का पिल्ला मरा हुआ मिला, और बुरी तरह मरा हुआ। शाम को एक और मिला, 6 थे, 3 मिल गए, 3 मरे हुए मिल गए। बच्चे उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बच्चे रोने लगे। भाई बड़ी दिक्कत हुई, बच्चों को पीड़ा होती है कि पिल्ला कैसे मर गया, मैं तो इसे रोटी खिलाता था, दूध पिलाता था। तो मैंने कहा भाई ये पिल्ले कोई बीमारी फैल गई शायद। बच्चों ने कहा ना बीमारी नहीं फैली आचार्य जी। मैंने कहा फिर? बोले आचार्य जी तीनों को मारने वाला कोई एक ही है, कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन तीनों को मारने वाला सीरियल किलर है। ये सीरियल किलर है क्योंकि तीनों हत्याएं एक ही पैटर्न में की गई हैं। तीनों हत्याओं में
सरिया पिल्ले की गुदा से अंदर डाला गया है, अंदर डालकर घुमाया गया है और खून खच्चर होके वो पिल्ला मरा है। निश्चित रूप से इस पिल्ले के पीछे मारने वाला तीनों के पीछे का किलर एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो मैंने कहा खोजबीन करो, जासूसी चालू हुई, सारे जेम्स बॉन्ड बन गए। खैर वो शाम तक ढूंढ लाए उसी लड़के को। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि तूने उन्हें क्यों मारा, किस लिए मारा? तो बोला जी मुझे उन्हें मारने में मजा आता था, मुझे उन्हें मारने में मजा आता था। मैं घबरा गया, मैंने उसके पिता को फोन किया, मैंने कहा भैया इसे ले जाओ कहीं, किसी दिन मेरे बच्चे में मजा आ गया, इसे किसी बच्चे में मजा आ गया, किसी आचार्य में मजा आ गया, हम तो खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक सामान है। वो बच्चे को वो तो नहीं लेकर गए, पर जिनके माध्यम से आया था वो लेकर चले गए बच्चे को। वो चले गए, मैंने रखा नहीं बच्चे को कि अभी इसे थोड़ा घर में ट्रीटमेंट दो, उसके बाद देखते हैं, विचार करेंगे। फिर मैंने उस बच्चे की बैकग्राउंड देखी और मुझे उसकी बैकग्राउंड में पता चला कि उस बच्चे की माँ नहीं है और बिना माँ का बालक है, पिता शराब पीता है और बालक को बुरी तरह मारता है। इस परिस्थिति के कारण वो बच्चा किस मानसिक स्थिति में पहुंच गया है, इसे आप तनिक सावधानी से समझने का प्रयास करो। आज हमारा जो ये समाज है, ये समाज ऐसा ही है। इस समाज में आज तुम्हारी माँ नहीं है, तुम माँ के बिना बालक हो, और ये जो माँ नहीं है, इस माँ का नाम होता था संस्कृति। क्या नाम था इस माँ का? वर्णाश्रम संस्कृति जो थी, यही तुम्हारी माँ थी। आज तुम बिना माँ के बच्चे हो और तुम्हारा पिता यानी ये प्रजातंत्र ऐसा शराबी हो गया है, ऐसा निकम्मा हो गया है कि ये अपने बच्चों के सामने ऐसी विद्रूप स्थितियां प्रस्तुत कर रहा है जिनकी कल्पना करना भी भयानक है। केरल में, बंगाल में, मंत्री जी पूरी करने में 5 मिनट और ऊपर ले लूं, गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं गुस्सा होंगे। और वो मुस्कुरा रहे हैं तो 5 से ऊपर भी जा सकता हूं। मेरे ये क्षेत्र का आदमी भी नहीं छीनेगा तो कहां का छीनेगा? हम तो छीनने में निपुण हैं। छीनने में हमने एक रोजगार एकदम इन्वेंट किया है, राहजनी। राहजनी हमारे यहीं तो होती है ढंग से, और कहां होती है? यही इलाका है जहां राहजनी करते हैं। छीनने में नया रोजगार बना लिया। हमारी मां तो बची नहीं है, संस्कृति हमारी मर गई, संस्कृति हमारी मर गई। वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण है ना, जातियां हैं। आश्रम है, एक तो है वृद्धाश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास नहीं है, पर वृद्धाश्रम तो है नहीं। एक और भी है, अनाथाश्रम है ना। अनाथाश्रम है, वृद्धाश्रम है, वो नए आश्रम बना रहे हैं। बोले ऋषियों ने 4 बनाए थे, बोले बेकार, हम नए बनाएंगे। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, अभी देखना कौन कौन से आएंगे। विधवाश्रम, अभी और आएंगे। परित्यक्ता आश्रम, अभी और आएंगे। विधुराश्रम, अभी और आएंगे। मारपीट आश्रम। इतने आश्रम आने वाले हैं कि तुम देखना, तुम 4 आश्रम छोड़े हो 40 आश्रमों में रहोगे। संस्कृति हमारी मर गई। बीज बचा हुआ है, बीज का मैं नहीं कह रहा हूं, बीज तो है, ये बैठे हैं सन्यासी, बीज तो है, लेकिन संस्कृति मर गई है। और पिता है शराबी कबाबी। कैसे है शराबी कबाबी? सरकार 2 विभाग चलाती है। एक विभाग का नाम है आबकारी विभाग। क्या नाम है? आबकारी विभाग। और दूसरे विभाग का नाम है मद्य निषेध विभाग। आबकारी विभाग का काम है ज्यादा से ज्यादा दारू कैसे बिके, न मद्य निषेध विभाग का काम है 1 बूंद भी दारू ना बिके। अबे पागल समझते हो हमें? 2 विभाग एक ही सरकार चलाती है, ये कैसे हो सकता है? बोले जी मेरे पिताजी हैं। बोले पिताजी क्या करते हैं? बोले जी बस में चढ़ते हैं, पर नहीं चढ़ते हैं। मतलब चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? बोले चढ़ते हैं पर नहीं चढ़ते हैं। खाना खाते हैं पर नहीं खाते हैं। शौच जाते हैं पर नहीं जाते हैं। अरे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोले पता नहीं। ये स्थिति मद्य निषेध विभाग और आबकारी विभाग, सरकारें। अच्छा ये बताओ, शराब के ठेके लोग चलाते हैं कि सरकार चलाती है? सरकार चला रही है। प्रजातंत्र तुम्हारा एक ऐसा बाप है जो शराबी है। अभी बहन जी कह रही थी, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि राम राम तो गाएगा, जय श्री राम तो बोलेगा, और गाड़ी जाके रुकेगी ठेके के आगे हैं। अरे बड़े पंडित जी लंबी लंबी छोटी खींच के बताते हैं, तेरे घर में टॉयलेट गलत जगह बनी हुई है,
तेरे घर में ये जीना गलत जगह बना हुआ है। मेरा मकान जब बन रहा था तो हमारे जो कुल पुरोहित हैं पंडित जी, मेरे दादा ने उन्हें आवाज लगाई। मेरे दादा कामरेड कम्युनिस्ट, वो विज्ञानवादी, वो मतलब नहीं है। अब तो नहीं है, अब तो संध्या करते हैं दोनों समय। जब से मेरे हाथ में बागडोर आई है घर की, नहीं रहने देंगे ऐसे। तो लेकिन पहले वो कामरेड रहे, तो वो बोले रे काड़ू, पंडित जी का नाम है, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, रे काड़ू रा यो जिन्ना अभी बता दे जब बनने लग रहा, ठीक जगह बन रहा नहीं बन रहा। अगर यो खराब बन रहा हो तो बाद में आके मत भोंकिए, यहाँ अगर गलत बन गया टूटेगा। भाई पहले ही बता दे तो बता दे, बाद में हमारा पैसे का नुकसान भी क्यों करेगा तू। पंडित जी लंबी लंबी चोटी खींच के बताते हैं, इस मुख का मकान होगा तो नुकसानदायक, इस मुख का होगा तो लाभदायक, यहाँ शौचालय नहीं, यहाँ जीना नहीं, ये कमरा ऐसा, यहाँ खिड़की लगानी है या नहीं लगानी। ये जो शराब का ठेका है ना, इसे तुम कैसा ही बना लो, कहीं लेटरीन बना लो इसमें, कहीं जीना बना लो, तुम इसे नागफणा बना लो कि गोमुखा बना लो, तुम इसे दुनिया के ओर जाके खोल लो, जंगल के बीचों बीच, जहां पशु पक्षी चिड़िया भी ना आते हों, और तुम देखना कैसी महफिल लगेगी। इसके लिए काम कौन करता है? इसके लिए काम हमारा बाप करता है, इसके लिए काम करता है प्रजातंत्र। एक कवि ने कविता लिखी है प्रजातंत्र की खाट, वो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन ये प्रजातंत्र की जो खाट है, ये प्रजातंत्र जो है, ये एक नंबर का निकम्मा बाप है और इसने हमें बर्बाद कर दिया। मित्रों बंधुओं, वो लोग कितनी सावधानी से कितने धीरे धीरे काम कर रहे हैं और हम किसी काम के नहीं। 1800 कौन से साल में ऋषि दयानंद पैदा हुए? 1800, हाँ 1800 तो मैंने बोल दिया, आगे का मैंने इसलिए नहीं बोला कि आर्य समाज में झगड़ा मचाए कि 24 में के 25 में इसलिए मैं उस झगड़े में नहीं गया। 1800 तब में ऋषि दयानंद सरस्वती पैदा हुए। 1801 में एक अंग्रेज साहित्यकार, एक अंग्रेज शोधकर्ता, इतिहासकार एक बात लिखता है कि संस्कृत इस देश की जितनी भाषाएं हैं उन्हें एक सूत्र में बांधती है, संस्कृत सबकी जननी है। इस देश में जितनी भाषाएं हैं, यहां से अंग्रेज ने काम करना शुरू किया। तुम ये मत समझना कि ये अंग्रेज बहुत शुद्ध मस्तिष्क का व्यक्ति था। यहां उसने संस्कृत को ये कहा कि संस्कृत इन सारी भाषाओं को एक सूत्र में बांधती है, लेकिन ये भी कह दिया कि संस्कृत से विचलन भी इन भाषाओं में देखा जाता है और ये विचलन मूल दिखाई देता है। कैसा विचलन दिखाई देता है? मूल। 1824 में आपने बताया कि ऋषि दयानंद सरस्वती पैदा हुए। 1816 में मद्रास के कलेक्टर, जिनका नाम था फ्रांसिस व्हाइट एलिस, और एक थे अलेक्जेंडर डी कैम्पबेल, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तमिल भाषा का व्याकरण। आज भी बहुत प्रासंगिक है ये पुस्तक। तमिल भाषा के व्याकरण में उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 4 लैंग्वेजेस, बाद में तो उन्होंने जो आदिवासी भाषाएं हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया, लेकिन इन 4 भाषाओं को उन्होंने कहा कि इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं, ये चारों भाषाएं अलग हैं। इसके बाद एक आया, मैं नाम भूलता हूं, शायद विलियमसन नाम था उसका। उसने कहा कि विलियमसन ने कहा कि जो ये भाषाएं हैं, इन भाषाओं की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है। किससे हुई है? हिब्रू भाषा से हुई है। और हिब्रू भाषा बाइबिल की अधिकांश लैंग्वेज है, मतलब पूरी बाइबिल केवल हिब्रू में नहीं लिखी गई है, अन्य भाषा भी है, लेकिन उसका 80% हिस्सा हिब्रू भाषा में लिखा गया है। और उन्होंने कहा ये चारों भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई? हिब्रू भाषा से हुई। और एक और इतिहास नकली तैयार करने का प्रयास किया गया, इसमें मैक्स मूलर और दूसरे साहित्यकार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक इनका पैगंबर रहा नूह, नाम सुना है? नूह, जिसने नाव बनाई थी। वो नूह जो है वो यूरोप से भागकर आया और दक्षिण भारत में रहा, इसलिए दक्षिण भारत के सारे लोग जो हैं वो नूह के वंशज हैं। और ये भाषाएं इसीलिए हिब्रू का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती हैं, इनका संस्कृत से कोई लैंग्वेज नहीं, कोई संबंध नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ईसाइयत से संबंध जोड़ दिया? जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ईसाइयत से संबंध जोड़ दिया। उसके बाद दक्षिण भारत में उन्होंने अपने एजेंट, अपने दलाल पैदा किए। आजादी प्राप्त होने के बाद इसी तमिलनाडु में, इसी भाषा में एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था इरोड वेंकट रामासामी पेरियार।
नाम सुना है? ईवी रामासामी पेरियार। इसने सच्ची रामायण नाम की एक पुस्तक लिखी और बिना किसी इतिहास के, बिना किसी तथ्य के भगवान राम पर बलात्कार के आरोप लगाए, हत्या के आरोप लगाए, एक अलग ही कैरेक्टर बना लिया कोई शंभूक ऋषि, उसका वध करते हुए राम जी को दिखाया गया और न जाने कितनी मूर्खतापूर्ण बातें उसमें डाल दी गई, घुसा दी गई, सब बिगाड़ कर दिया गया। इसी का एक और वंशज उत्तर भारत में ललई यादव के नाम से हुआ। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया पर उसने कोशिश बहुत की। दक्षिण भारत को पूरे को काटकर अलग दिखा दिया गया कि ये ईसाइयों का क्षेत्र है। आज की तारीख में अकेले तमिलनाडु में तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अकेले तमिलनाडु में 6000 ईसाई मिशनरी काम करती हैं, अकेले तमिलनाडु में। डीएफए नाम से, एप्रो दलित प्रोजेक्ट के नाम से सबसे बड़ा संगठन ईसाईकरण का इसी तमिलनाडु से निकलकर पूरे दक्षिण भारत में काम करता है और हमारे लोगों को ईसाई बनाने का काम करता है। एप्रो दलित प्रोजेक्ट की एक वीडियो अंदर से निकलकर बाहर वायरल हो गई। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 हिंदुओं को पर डे ईसाई बनाने का जो लक्ष्य था वो तो प्राप्त कर लिया है। अब इस लक्ष्य को हमें बढ़ाकर सेट करना है। 28,000 पर डे हिंदुओं का ईसाईकरण कैसे होगा, इस पर हम काम करें। ताज्जुब की बात है कि किस कदर ईसाईकरण हो रहा है, किस कदर हमारे देश की दशा यह है। पूरे देश में तुम्हें क्या लगता है केवल दक्षिण भारत में? अच्छा बताओ, मेरठ में ईसाईकरण होता है कि नहीं होता? बोलो, हो रहा है ना। अरे दिल्ली कैपिटल, नेशनल कैपिटल, बंगला साहिब के पीछे जाकर देखो, भयंकर ईसाईकरण है। वाईएमसीए के आसपास आपको बड़ी मात्रा में ईसाईकरण मिलेगा। सीलमपुर, पुरानी दिल्ली का पूरा इलाका या तो इस्लाम की भेंट चढ़ चुका है या तो ईसाईकरण की भेंट चढ़ चुका है। और हम अनाथ संतानें जिनकी मां मर गई है और बाप शराबी है, हम केवल अपने आप को ईसाई होते हुए, मुसलमान होते हुए देखेंगे। बंधुओं, मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि सर्वनाश हुआ है, बीज नाश नहीं हुआ। और वो जो बीज बचा हुआ है वो यहां बैठा हुआ है, वो जो बीज बचा हुआ है वो यहां बैठा हुआ है। इसलिए तुम्हारा काम है कि तुम इस बीज से फसल तैयार करो। बोले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और करने के लिए आपको इस देश की लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। लड़ कौन रहा है? केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती और कोई भी लड़ रहा होगा। मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप ऐसा मत समझ लेना कुछ लोगों का नाम नहीं लिया। उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज्यादातर उनके वो बैठे होंगे, भक्त लोग बैठे होंगे, कहीं मेरी यही हत्या कर दे, बहुत बोल रहा है तो हिंदू ही नहीं है, पाकिस्तान चला जा। मेरे कहने का मतलब ये, हर आदमी लड़ाई में शामिल है, लेकिन हम लड़ाई में शामिल, बोलो, आर्य समाजी किसी लड़ाई में शामिल है? अच्छा ये बताओ, इस देश में लड़ाई ही किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? हमने शुरू की थी भाई लड़ाई। शिक्षा की लड़ाई शुरू करने वाला श्रद्धानंद, पिस्तौल की लड़ाई शुरू करने वाला बिस्मिल। दुनिया की कितनी लड़ाई, अरे 3,000 रुपए के ऊपर झगड़ा हुआ। उन 3,000 रुपए से लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया। इस देश की आर्थिक लड़ाई भी हमने शुरू की। कौन सी लड़ाई है जो हमने नहीं शुरू की? और अब ऐसे हो गए, भैया बहुत लड़ लिया, हम नहीं लड़ेंगे, घर बैठ गए। अरे भैया लड़ाई करो, लड़ाई। मैं तुम्हें लड़ना सिखाने आया हूं मैं तो तुम्हें भड़काने आया हूं, तुम भड़क जाओ, लड़ो। ये भड़कना बहुत जरूरी है और लड़ना बहुत जरूरी है। आओ लड़े, समाज के भीतर उतरे। मैं पिछली बार आया था सदर आर्य समाज में और वहां कह के गया था, यहां भी कह के जाता हूं, मेरठ क्रांति की भूमि है, मैं तुमसे कह के जाता हूं, मैंने एक एजुकेशन का अभियान छेड़ा है। एजुकेशन की एक लड़ाई छेड़ रहा हूं कि इस देश में जो एजुकेशन चलती है, ये कॉलोनाइज्ड एजुकेशन, ये इस देश को बर्बाद कर रही है। इस देश की जड़ों में धीमा जहर है। इसके स्थान पर भारतीय स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है। इसके लिए हम लगभग 30-32 प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 3 साइंटिस्ट भी हैं। हम लोग मिलकर एक ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और एक आंदोलन की पटकथा पर भी प्रयास कर रहे हैं कि एक आंदोलन की पटकथा भी लिखी जाए कि कैसे इस देश में एजुकेशन का आंदोलन खड़ा हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड है, वो नीति नहीं है, समझ रहे हो? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें नीति कहां है? सिलेबस को इधर से उधर, उधर से इधर है। 10+2 था, अब इन्होंने क्या किया कि 5+3+3+2+2+4+1 ऐसे कर दिया गया। नीति के नाम पर 3 काम हुए। एमफिल को खत्म करना, एमफिल खत्म किया गया, मैं मानता हूं बेकार का काम था, वो खत्म किया, अच्छा है, स्वागत योग्य है। 12वीं कक्षा में विषयों को अपनी आजादी से चुनने की जो स्वतंत्रता मिली है, ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा बताओ तुम क्या है? एक ग्रेजुएशन लेवल पर जो हर लेवल पे सर्टिफिकेशन शुरू किया इन लोगों ने, ये नीति है कहां? इसमें कई नीति नहीं है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसी तरह एजुकेशन के नाम पर धब्बा है जैसे इससे पिछली नीतियां सब रही है। इसलिए भारत को जरूरत है एक स्वदेशी नीति की, और स्वदेशी नीति को खड़ा करने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं और हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे बाप दयानंद ने सबसे बड़ी लड़ाई एजुकेशन को ही बनाया था। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, और जिस दिन मैं कहीं पिटता हुआ दिखाई दूंगा तो तुम कहोगे ये आदमी बात ठीक करा, चाहे पिटाई कितनी करो हैं, पिटाई चाहे जितनी करो लेकिन बात ठीक कर रहा है और मेरी उस लड़ाई में शामिल होना, बस इतना सा सहयोग चाहिए, होना चाहिए कि नहीं बोलो। तो बहुत धैर्य से आप लोगों ने टाइम से 10 मिनट ऊपर तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।